ये जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला को वर्णमाला क्यों कहा जाता है? हम इसको वर्ण समूह क्यों नहीं बोलते? देखो, दो चीजें आपके पास होंगी, एक शब्द होगा वर्णमाला और एक शब्द होता है वर्ण समूह। क्या होता है बेटा? वर्ण समूह। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप लोग, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर सबसे कोई छोटी इकाई है तो वो क्या है भाषा की? ध्वनि है ना। ध्वनि मीन्स वर्ण है, और वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर। अब ये वर्णमाला और वर्ण समूह दो चीजें बनी हैं, क्योंकि वर्ण से बनते हैं शब्द और शब्द से बनते हैं वाक्य, है ना। तो बेटा वर्णमाला किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? आखिर इसको नाम हमने वर्णमाला क्यों दिया? सबको पता होगा कि वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है? छोटे आ से। एंड कहाँ पे हो जाता है? ज्ञा से। यही तो वर्णमाला है। हमने इसको वर्णमाला क्यों कहा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में डेफिनेशन दे देंगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित, या फिर आप बोल सकते हैं क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है बेटा? वर्णमाला कहलाता है। माला शब्द का मतलब समझते हैं कि अगर मैं अकेला फूल रख दूं, क्या आप उसे माला कह देंगे? लेकिन नहीं। क्या मैं फूलों का ढेर लगा दूं, क्या आप उसे माला कह देंगे? नहीं। लेकिन जब तक हम उन फूलों को क्रमबद्ध तरीके से सेट नहीं करेंगे किसी धागे में पिरोएंगे नहीं, तब तक वो माला का रूप नहीं ले सकता। इसी प्रकार से बेटा वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम से सेट करते हैं, लिखते हैं, तो वो जो ग्रुप बनता है व्यवस्थित, वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इसके बाद बात आती है वर्ण समूह की, कि वर्ण समूह क्या है। आप कोई से भी उठा के बहुत सारे वर्ड लिख दीजिएगा, वर्ण समूह हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने का लिख दिया, 4 चम्मच लिखी, फिर मैंने पा लिख दिया, यहाँ पर 6 छतरी लिख दिया, 6 छतरी लिख दिया, 13 लिख दिया। लो भाई, ये क्या है? ये वर्ण समूह है। आप इसे वर्णमाला नहीं कह सकते, समझ गए ना। ये क्या है? वर्ण समूह। और वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। सबसे पहला तो अपने चैप्टर को जैसे पढ़ रहे हैं बेटा, समझ, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को अच्छे से समझें। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज समझनी आपको ये है, बातें नहीं करनी, पीछे बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। वर्णमाला में जो ध्वनियां होती हैं, जो वर्ण होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, बताइएगा। बोलो बेटा। 2 प्रकार के। एक कौन से? सार्थक नहीं, स्वर व्यंजन। और एक कौन से? व्यंजन। बेटा सार्थक निरर्थक का मतलब या कुछ नहीं। वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। देखिएगा, आज तक आप लोगों ने जो वर्णमाला पढ़ी, हम लोग बचपन से छोटी क्लासेस में जो पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल उससे डिफरेंट मिलने वाली है। यहाँ पर हम कंपटीशन के व्यू से सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन वर्णमाला से बन सकते हैं। और इस टॉपिक को मेरे पढ़ाने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि क्वेश्चन छूटे इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। देखिएगा, वर्णमाला में जो वर्ण है, अक्षर है, वो कितने प्रकार के हैं? फाइनली 2 प्रकार के। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन, ठीक है ना। बेटा अगर हम स्वर देखें, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए स्वर किसे कहते हैं, तो आप सीधी सी बात कहेंगे कि सर, जो ध्वनियां या जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। और वे वर्ण या वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। तो स्वर की डेफिनेशन तैयार होगी कि वे वर्ण
जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो कौन कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं बेटा वो कौन कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम इस हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों की बात करें, सारे वर्ड की बात करें, तो हम इस हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ड रखते हैं बताइएगा? 52। कुल वर्णों की संख्या याद करनी है आपको। कुल वर्णों की संख्या कितनी है बेटा? 52 है। अब ये 52 कैसे होगी ये देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से व्यू देता हूँ, रिव्यू देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में है 52। 52 कैसे बनते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरों की। तो स्वरों की संख्या बेटा हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। क्या होती है? 11 होती है। इसके बाद अयोगवाह, अयोगवाह इनकी संख्या 2 होती है। इसके बाद बेटा व्यंजन, व्यंजनों की संख्या बेटा 33 होती है। कितनी होती है? 33। फिर आएंगे बेटा आपके संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या बेटा 4 होती है। और उसके बाद आते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन इनकी संख्या बेटा 2 होती है। जरा काउंट कीजिएगा, काउंट कीजिएगा। 11 2 13 और 33 46 कितने? 46 46 50 50 और 2 52 जी लिखा है साथ। स्वर 11, अयोगवाह 2, व्यंजन की संख्या 33 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 और द्विगुण व्यंजन 2। ठीक है ना? अब ये कैसे कैसे होता है पार्टीशन, कैसे कैसे इनको डिवाइड किया जाता है, सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लीजिए। अब इस वर्णमाला में भी हम सबसे पहले पढ़ने वाले किन्हें? स्वरों। स्वरों की बात करेंगे बेटा। स्वर की डेफिनेशन अभी क्या बताइए, फटाफट से बोलिएगा, मैं लिखा था। ये वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वेरी गुड, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। और पूछा जाएगा कि बताइए इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, फिर बेटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बेटा बड़ा। ठीक है ना? ये आपके 11 स्वर हो गए। ये 11 स्वर हो गए। हम लोग जब बचपन में पढ़े थे, छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, तो छोटी छोटी किताबों में जैसे ज्ञान गंगा टाइप किताबें आती थी, तो उनमें क्या होता था कि छोटे आ से लेके बड़े अंक तक हमें सारे स्वर बता दिए जाते थे। और हमने यही सीखा था क्लासेस में। टीचर भी हमारे यही सिखाते थे कि छोटे आ से लेके बड़ी अंक तक के सारे स्वर होते हैं। और उसके बाद जो नीचे के हैं का से लेके ज्ञा तक के, उनको हम व्यंजन क्या देते हैं। ठीक है ना? लेकिन बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर आपको क्या तैयार करना है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। और इसमें जो आपकी छोटी अंग और बड़ी अंग जो बची बेटा, इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह मतलब ना जो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, उनको अयोगवाह कहा जाता है। परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा 2 होती है। एक छोटी अंग और दूसरा बड़ी। बात के लिए बेटा एक चीज और यहीं से याद रखना, सीधा प्रश्न आएगा कि छोटी अंग को क्या कहते हैं? आपका जवाब होगा अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और पूछा जाएगा कि बड़ी अंग को क्या कहते हैं? तो बेटा विशद। अयोगवाहों की संख्या 2। छोटी अंग, बड़ी अंग। छोटी अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और बड़ी अंग को बेटा विसर्ग कहा जाता है। कुल स्वरों की संख्या 11 है। और वहीं पर अगर पूछ लिया जाए उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है। रेल को जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है।
बिल्कुल नहीं, 11 ही होते हैं कुल स्वर। मूल नहीं, वहां भी अभी बात करेंगे कि मूल स्वर कौन से होता है, अभी आ रहे हैं उस बात पे। कभी गलती मत कर देना, ऑप्शन 12 या 13 दे तो टिक नहीं करना है, आपको ऑप्शन 11 टिक करना है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। वो बचपन वाली बातें भूल जाओ, इनको अयोग्य माना जाता है, इनको स्वरों का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि ना तो ये स्वर में काउंट होते हैं ना ही व्यंजन में काउंट होते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, अयोग्य। किसी के साथ योग नहीं कर रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो संख्या 11 याद करनी है और पेपर में भी 11 ही टिक करना है। इसके बाद देखिएगा बेटा, अनुसार विसर्ग हमने सीख लिया। इसके बाद अब ये जो स्वर है, इन स्वरों से भी क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं तो देखिए। इन स्वरों को भी बेटा दो तरीके से बांटा गया है, एक लघु स्वर और एक इन सारे स्वरों को 11 के 11 को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में, एक लघु स्वर और एक दीर्घ स्वर। लघु का मतलब होता है बेटा छोटा, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, और दीर्घ का मतलब बड़ा। बेटा इस लघु स्वर को ही हम दूसरा नाम और देते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहा जाता है इनको, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। बेटा इन्हीं हम स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए लघु स्वर को और क्या कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, ठीक है ना। तो तीनों नाम बेटा ये किसके हैं, एक ही चीज के हैं, लघु के ही हैं, छोटे स्वरों के नाम हैं। अब बात ये आती है कि सर अभी मेरे समझ में थोड़ी सी एक बात और नहीं आ रही है कि अगर इनकी संख्या पूछ ली जाए तो मैं क्या करूँगा। तो बेटा ध्यान रखना, अगर हम लघु स्वर की बात करें या ह्रस्व स्वर की बात करें या मूल स्वर की बात करें तो इनकी संख्या 4 होगी। कितनी होती है बेटा, 4। कौन कौन से, तो देखिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ठीक है ना। ये चारों के चारों क्या हैं, मूल स्वर हैं, लघु स्वर हैं या फिर ह्रस्व स्वर है। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि कैसे करके इनको फाइंड आउट करना है। संख्या पूछेगी तो मैं संख्या बता दूंगा, अगर इनमें से पूछेगा, देखो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। तो अगर आपको पता है कि सर ने सिखा दिया है भाई कि मूल स्वरों की संख्या 4 ही होती है और ये चारों के चारों आपके सामने हैं, तो अगर मैं ऑप्शन बना दूं कि छोटा, छोटी, ऋ और बड़ी ई, तो बोलो कौन सा मूल स्वर नहीं होगा, बड़ी नहीं होगी, तो पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है दीर्घ स्वर की। बेटा अब एक बात बताओ, जब मैंने 11 में से 4 मूल निकाल लिए तो बचा वो क्या रह गया, दीर्घ स्वर। क्या रह गया बेटा, दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 और 4 11। बात को पकड़ के चलना, कॉन्सेप्ट को पकड़ के। क्या बचे, 7 दीर्घ स्वर बच गए। अब इन दीर्घ स्वरों में भी कौन कौन से रह गए, लिखा दीजिएगा जरा। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा बड़ा। ये क्या है, दीर्घ स्वर है। बात समझ में आ गई। मैंने शुरुआत की कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला में वर्ण कितने तरह के होते हैं, नंबर 1 नंबर 2 व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। बेटा व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से। वेरी गुड बेटा, स्वर होते कितने हैं, 11। ये स्वर 11 हैं, कितने तरह के हैं, 2 तरह के, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वरों की संख्या 4, कौन कौन से, और दीर्घ स्वरों की संख्या 7, कितने हैं, 7। क्वेश्चन के लिए तैयार है। जो एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है एक बार परीक्षा में, उस क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन क्या आया है, और यही क्लास की दम है, यही क्लास का क्लू है आपको गजब का। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कर डालोगे यार, जब पढ़ चुके हैं तो कर डालेंगे, बचेंगे नहीं, कहते कि कर देंगे, जोर से बोलो, कर देंगे। वेरी गुड। अब देखो करके दिखाओ। नंबर 1 छोटा ऊ,
बी ऑप्शन बड़ी ई। देखो शांति से बैठे रहो। नंबर 3 रे और नंबर 4 जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है वो है बेटा छोटी ए। ये पूछा दीर्घ कौन सा है? मैंने हाँ देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, टिक कीजिए। बड़ी ए, देखिए छोटा ऊ, बड़ी ई, रे और बड़ी। और चौथा चलो 5वां ऑप्शन है क्वेश्चन गलत है, तो 5वां ऑप्शन क्या टिक करना है आपको? क्वेश्चन। इन चार में से जाना है। बिल्कुल 4 ही ऑप्शन है और ये क्वेश्चन भी सही है। ई है ई, डी संयुक्त स्वर है। अब बोलिए आप लोगों ने, अब मैं शुरू करूं? ई है ई, ये संयुक्त स्वर में आता है। 1 घंटा और जल्दी उठना शुरू कर करते हैं तभी टाइम से आ पाएगा। पंखा बंद करा दो, आवाज आ बेटा ये वाला फैन बंद करने दे पीछे इसको बंद करो। नहीं सब नहीं करो, ये वाला केवल बंद करो। देखिए बेटा निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन मैंने दिया कि छोटा ऊ, बड़ी ई, ऋ और बड़ी ए। यहाँ से आपको बताना था कि कौन सा दीर्घ स्वर है और आप लोग 50-50% पर चले गए। कुछ बी टिक कर रहे हैं और कुछ डी टिक कर रहे हैं और जो टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बी है बी, आप लोगों का कसूर नहीं है ना भाई? बी ऑप्शन भी दीर्घ स्वर है, देख सकते हैं, और बेटा डी ऑप्शन भी दीर्घ स्वर है, लेकिन जो बी टिक कर रहे हैं वो सही है, जो डी टिक कर रहे हैं वो गलत है। वो संयुक्त दीर्घ स्वर आप है। कहोगे सर जी ये कैसे हो गया? क्योंकि ए भी तो दीर्घ स्वर है, आपने अभी तो बताया है। सर ये कर क्या रहे हो? तो मेरे बच्चे पूरी बात सुन लीजिएगा। आज के बाद कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये लगातार क्वेश्चन बन के 2 परीक्षाओं में आ चुका है इसी बेस पर। तो आज के बाद कान खोल के सुनो कि दीर्घ स्वर होते हैं ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। मूल और संयुक्त। ये दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त कौन से बेटा? मूल, और बेटा दूसरे होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर और बेटा संयुक्त दीर्घ स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो 1 2 3 ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर। और ये क्या है बाकी के? संयुक्त। और यहाँ पर उसने ना संयुक्त लिखा था ना मूल लिखा था, तो इनको मूल ही मान के क्वेश्चन करना, ठीक है ना? अगर वो लिख देगा संयुक्त दीर्घ स्वर कौन सा है तो मैं बड़ी ए टिक कर दूंगा। लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, उसने क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो मैंने दीर्घ देखा तो मैं सीधा कहाँ जाऊंगा? मूल पर जाऊंगा, मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी ऑप्शन। तो आज के बाद यहाँ से भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहले अब जितना पढ़ लिया उतना पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, कि इन स्वरों को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे, किन किन भागों में इनको बांटा जा सकता है, किस किस तरीके से बांटा जाता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखिएगा स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहला जो बेस लिया गया, जो आधार लिया गया, वो है मात्रा के आधार। मात्रा के आधार। आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। सीधा प्रश्न आएगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा सर 3। क्या होगा बेटा? 3 तरह के स्वर होते हैं। नंबर 1 होता है बेटा ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व। दूसरा होता है बेटा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और बेटा प्लुत स्वर। 3 तरह के होते हैं। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। मात्रा के हिसाब से जब देखते हैं, अब ये कैसे कैसे होते हैं तो वो भी समझना बेटा। अभी मैंने बताया था कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? छोटे स्वर होते हैं। और अगर इनकी डेफिनेशन देखी जाए
तो डेफिनेशन होती है वे स्वर जिनके बोलने में एक मात्रा। कम समय लगता है। एक मात्रा इनके बोलने में क्या होता है बेटा? कम समय लगता है। इनके बोलने में कम समय या फिर एक मात्रा का समय लगता है, समय लगता है, ठीक है ना? इनके बोलने में कम समय या फिर एक मात्रा का समय लगता है। बेटा ये कौन कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी? चार। कौन कौन से? छोटा, छोटी, ऊ और रे। ठीक है, इन्हीं को बेटा मूल स्वर और इन्हीं को लघु स्वर। इसके बाद दूसरा आता है कि दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो बेटा आप कहेंगे कि इनको बोलने में, इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय, है ना? थोड़ा लेके लिख सकते हैं, थोड़ा अधिक समय या दो मात्रा का समय लगता है, या दो मात्रा का समय लगता है। यूपीएसआई 2021 क्वेश्चन आया था पेपर में कि निम्नलिखित में से किसको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है? ऑप्शन नंबर 1 मूल स्वर, ऑप्शन नंबर 2 था ह्रस्व स्वर, ऑप्शन नंबर 3 था बेटा प्लुत स्वर और ऑप्शन नंबर 4 था गुरु स्वर। गुरु स्वर, ये ऑप्शन 2। उसने बात को थोड़ा घुमा के पेश किया। उसने ये नहीं कहा कि ह्रस्व से अधिक समय लगता है, उसने कहा दो मात्रा का समय लगता है। और याद रखना दो मात्रा का समय सिर्फ किस पर लगता है? दीर्घ स्वर। तो मूल स्वर ऑप्शन हो नहीं सकता, ह्रस्व स्वर टिक कर नहीं सकते क्योंकि बात एक ही है, साइड में रखा। और बेटा प्लुत स्वर तीसरा होता है जिन्हें बोलने में दीर्घ से भी ज्यादा टाइम लगता है। सबसे ज्यादा वक्त जो लेते हैं वो प्लुत स्वर लेते हैं, ठीक है ना? बचा क्या? गुरु स्वर। अर्थात दीर्घ स्वर का ही दूसरा नाम क्या होता है? गुरु स्वर भी होता है। गुरु मीन्स होता है बड़ा, ठीक है ना? तो अगर अब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या छूटेगा आपसे? छूटना नहीं। एक मात्रा का समय ह्रस्व स्वर, दो मात्रा का समय दीर्घ स्वर। या फिर सीधा क्वेश्चन हो कि बताइए ह्रस्व अधिक समय बोलने में किनको लगता है? दीर्घ स्वरों को लगता है। और ये दीर्घ स्वर भी कितने तरह के बताए अभी मैंने थोड़ी देर पहले? दो तरह, एक मूल दीर्घ स्वर और एक मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से थे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा। और संयुक्त दीर्घ स्वर बेटा कौन कौन से थे? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा हो, बड़ा, ठीक है ना? ये कहानी होती दीर्घ स्वर। अब हम थोड़ा सा आते हैं प्लुत स्वर की ओर। तो बेटा इनको बोलने में सबसे अधिक, इनको बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। ये सबसे ज्यादा टाइम लेते बोलने में। अब होता क्या है कि इनकी एक और डेफिनेशन हो जाती है, एक और कह दिया जाता है कि इनका प्रयोग हिंदी में नहीं, किसी को पुकारने या नाटक संवादों में किया जाता है। नाटक संवाद में किया जाता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना बेटा, प्लुत स्वर की पहचान क्या है कि इनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। और दूसरी बात और याद रखनी है कि इनका प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक संवाद में किया जाता है। आपने जब नाटक खेले होंगे या आप नाटक सीरियल देखते हैं टीवी पर, तो जब मंत्री आता है, मंत्री आकर महाराज को आवाज लगाता है, महाराज लाइक दिस, तो ये जो आवाज खिंच रही है, अगर देखिएगा मैं इस चीज को यूं लिख दूं कि महाराज, आप क्या पढ़ेंगे इसको? महाराज ही तो पढ़ेंगे।
इसे क्या पढ़ रहे हैं आप? महाराज पढ़ेंगे, महाराज, बात खत्म हुई। लेकिन वो कहता है महाराज। देखो रा के और जा के बीच में कितनी गैपिंग आ रही है, टाइम लग रहा है। ये जो गैपिंग आ रही है ना, ये स्ट्रेच किया जा रहा है, यही है प्लुत स्वर, है ना? यही क्या है? प्लुत स्वर। शाम के समय आपने अपने गांव मोहल्लों में देखा होगा कि भाई घर वाले अपने बच्चों को ढूंढना शुरू करते हैं कि किधर खो गया है, आज किधर खेल रहा है, अभी तक आया नहीं, शाम हो गई है ना? फिर अपने अपने बच्चों को आवाज लगाने से करते हैं, करुआ, भोला। देखिए ना, ये जो आवाजें आती हैं, ये जो लंबी सी आवाज खींचते हैं, भोला, ये जो पीछे से स्ट्रेच हो रहा है, ये क्या है? पंडित जी घर में आके हवन करवाते हैं, हवन करवाते हैं, ओम। ये जो लंबे पंडित जी ओम कर रहे हैं, ये क्या है? स्वर का यूज होता है। और इसका सिंबल किस तरीके से होता है बेटा? इस तरीके से इसको जो है हम दर्शाते हैं। ओम, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये प्लुत स्वर है। और इसी का संकेत ये होता है कि आप इस शब्द को थोड़ा खींच के बोले, थोड़ा ज्यादा समय लेके बोले। मैंने कहा राम, मैंने सिर्फ कहा राम, राम। और बेटा दर्द हो रहा है दशरथ के सीने में, और दशरथ कह रहे बेटा राम। ये जो लंबा खींच रहा है, तो ये राम ऐसे जा रहा है ना लंबा होके, यही क्या आ रहा है? प्लुत स्वर आ रहा है। और जब इसको लिखेंगे, नोट करेंगे, तो राम ऐसे दिखा देंगे। ये बीच में जो आ रहा है ना, ये क्या है? लैंप जो खींची जा रही है, ये क्या है? प्लुत स्वर है। बात समझ में आई कि प्लुत स्वर का यूज कहाँ होता है? किसी को पुकारने या किसी नाटक संवाद में प्लुत स्वर का यूज किया जाता है। गाना सुना है? नहीं सुना ना? सुनाओ? नहीं, रहने दो। बस थोड़ी हिंट दे रहा हूँ। एक गाना स्टार्ट होता है यहाँ से, रेशमा, सुना? सुन लेना आप जाके करके। ये जो रेशमा स्टार्टिंग में आ रहा है ना, लंबा सा खिंच के, यही क्या है? ठीक है ना? ये प्लुत स्वर है। चलिए बेटा, इनको लिख लीजिएगा। तीनों बातें दिमाग में बैठ गई। ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है? चलिए लिखिएगा। इसके बाद जो दूसरा आधार है वो होगा जीव के आधार पर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर। कि जो हमारे ये 11 स्वर हैं, इनको हम जीव के आधार पर कैसे कैसे देखें, ठीक है ना? और मोस्टली जब उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं बेटा, तो हम रे को क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना? इसको काउंट नहीं करते हैं। अगर आपका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए रे का, तो मूर्धन्य होता है। आगे मैं उच्चारण स्थान लिखाऊंगा इन स्वरों के, तब करा दूंगा, तो ठीक है ना? तो जीव के आधार पर हम देखेंगे बेटा, तो ये स्वर फिर से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा अग्र स्वर, दूसरे बेटा मध्य स्वर, और तीसरा पश्च। 3 होते हैं अग्र स्वर। इनको बोलने में हमारी जीभ का अगला हिस्सा काम करता है। तो जिन स्वरों को बोलने में हमारे जीभ का अगला भाग काम करेगा, अग्र भाग काम करेगा, वो स्वर क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर कहलाएंगे। तो बेटा इस अग्र स्वर में याद करना है, छोटी है, बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, बड़ी है। बेटा मध्य स्वर, जिनमें जीभ का बीच का हिस्सा काम करता है, वो सिर्फ होता है आ। और बेटा उसके बाद जो बच गया वो सारे पश्च स्वर में जाएंगे। मतलब वे स्वर जिनको बोलने में हमारी जीभ के पिछला हिस्सा काम करता है, वो कौन कहलाते हैं? पश्च स्वर। तो ये बचा कौन? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ। ये डेफिनेशन याद करना बहुत इजी है, लेकिन जब ये पेपर में आता है ना, तब घुमा के रख देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है? पश्च स्वर नहीं है भाई, 3 पश्च स्वर डालेगा, एक इनमें से कोई डाल देगा। अगर तुम्हें ये याद नहीं रहे ना कि कौन क्या है, तो तुम टिक नहीं कर पाओगे। इसलिए ये तुमने अगर पढ़ लिए हैं, याद है, अच्छी बात है, लेकिन इनको याद करने की कोशिश करो कि कौन क्या है। ये मदद करेगा क्वेश्चन करने में। ये डेफिनेशन तो सिंपल है कि अग्र मतलब अगला, मध्य मतलब बीच का, पश्चिम पीछे का, ये तो सिंपल है। लेकिन ये काम की चीज, ये याद करना है, क्योंकि जब पेपर आएगा क्वेश्चन तो फिर इसी तरीके से आएगा, ठीक है ना? तो इसको भी लिख लीजिएगा। लिखेंगे जीव के आधार पर। सेकंड वर्गीकरण, जीव के आधार पर। देखिए जीव के आधार पर
बेटा तीसरा जो वर्गीकरण रहता है जीव, दूसरा क्या था जीव के आधार पर, और तीसरा रहता है मुख द्वार या मुख विवर। बात एक ही है, ठीक है ना। आपका जो मुख द्वार है इसके आधार पर, मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा ये 4 प्रकार के होते हैं, याद करना है। नंबर 1 विव्रत स्वर। कौन से बेटा? विव्रत स्वर। दूसरे होते हैं अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। दूसरा तीसरा होता है बेटा संव्रत स्वर, और चौथा होता है बेटा अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत स्वर। देखो बेटा मुख द्वार के आधार पर या मुख विवर के आधार पर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा कि भाई बताओ मुख विवर के आधार पर स्वर कितने तरह के? तो 4। विव्रत और संव्रत 2 मेन है, फिर इनका अर्ध विव्रत और अर्ध संव्रत, टोटल 4 हो जाए। ये जो विव्रत है बेटा, इस विव्रत को आप अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो ओपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन। ओपन मीन्स खोलना। और बेटा संव्रत का इंग्लिश मतलब होता है क्लोज, बंद होना। हमारा मुंह खुलेगा और बंद होगा, 2 चीजें हो सकती हैं। तो जिन स्वरों के बोलने में हमारा जो मुख द्वार है, हमारा मुंह है, जो पूरा खुलता है, पूरा का मतलब ये नहीं खूब खोल देंगे, ऐसा नहीं है, मतलब और स्वरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा खुलता है, तो वो स्वर कहलाते हैं क्या? विव्रत स्वर। तो बेटा जिनको बोलने में क्या होता है? मुख द्वार पूरा खुलता है। तो बेटा वो एकमात्र शेर है बड़ा आ। जब आ बोलते हैं तो आप खुद देखिएगा कि मुंह कितना खुलता है ना? आ पूरा मुंह खोलते हैं, मुख द्वार पूरा खुलता है। तो बस विव्रत स्वर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विव्रत स्वर है, छांट लेंगे कि बड़ा आ, केवल एक ही विव्रत स्वर होता है। इसके बाद बात आती है अर्ध। अर्ध को हिंदी में क्या कहते हैं? आधा, और इंग्लिश में हाफ। अर्ध विव्रत खुला तो होना चाहिए, लेकिन कितना? आधा। तो जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुंह, घर जाके हले हो ये स्टूडेंट्स, लेकिन अभी क्लास छूटने वाली, टाइम अप होने वाला है, मैं क्लास छोड़ दूंगा, ये मैं समझा दे रहा हूँ, तो घर जाकर खुद ही डेफिनेशन बनाना बैठे, समझ लो। तुम बड़े हो चुके हो, लेक्चर टीचर का सुनो और खुद लिखने की आदत डालो। जिस दिन तुमने ये काम करना सीख लिया ना, आधे से ज्यादा चीजें ऐसे ही याद हो जाएंगी। यहाँ मत लिखो, बस समझो। अर्ध विव्रत क्या बताया सर ने? इनकी डेफिनेशन क्या है? इनको बोलने में मुख द्वार आधा खुलता है। कौन कौन से होते हैं? ये मेन है, ये याद करना है। तो बेटा देखो आपका छोटा आ, फिर बेटा आपकी बड़ी ए, फिर बेटा आपका बड़ा ओ, और साथ ही जो एक आगत स्वर होता है, इसकी भी बात हम बाद में कर लें। जब नोट लिखाऊंगा तो लिखाऊंगा आगत स्वर, जैसे ऑक्सफोर्ड होता है ना, तो जो अ होता है ये आगत स्वर माना जाता है, आया हुआ, क्योंकि हमारी हिंदी में नहीं है, ये हमने इंग्लिश से अपनाया है, आगत स्वर है। तो ये भी किसमें डाला जाता है? अर्ध विव्रत। बात करेंगे संव्रत स्वर की, वे स्वर जिनको बोलने में हमारा मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है, क्लोज, लगभग बंद सा रहता है। तो बेटा ये कौन सा होगा? संव्रत स्वर। तो संव्रत स्वर आपका छोटा ई, बड़ी ई, छोटी ए, नॉट सॉरी छोटी नहीं, छोटा ऊ और बड़ा, ठीक है ना? ये 4 होते हैं। और बेटा अब बचा कौन? अर्ध संव्रत। अर्ध संव्रत जिनको बोलने में हमारा मुख द्वार आधा बंद होता है, ठीक है ना? तो बेटा वो होते अर्ध संव्रत। कौन कौन से बताइएगा? कौन कौन बचा? तो छोटी ए बच गई, और क्या बच गया? छोटा ओ। ये क्या है? अर्ध संव्रत स्वर, ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है।